हेलो दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। मुझे पता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा इंग्लिश का, लेकिन अब हमारा अगला पेपर जो है वो हिंदी का है, जो आपका एक दिन बाद ही है। तो आइए जल्दी देखते हैं हम। और ये वीडियो हमारा क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका पेपर कल ही है। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए हिंदी के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहला टॉपिक है हमारा, शुरू करते हैं। काव्य की परिभाषा। देखिए, आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे काव्य की परिभाषा बताइए और काव्य के भेद बताइए। तो देखिए, काव्य की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, ठीक है, अगर आप किसी की डेफिनेशन लिखते हैं तो एग्जामिनर को एक अच्छा प्रभाव पड़ता है कॉपी चेक करने वाले के लिए। तो देखिए, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसात्मकम वाक्यम काव्यम का मतलब होता है दोस्तों, रस युक्त वाक्य ही काव्य होता है ना। मतलब जिस काव्य में रस हो, जिस वाक्य में रस हो उसे हम काव्य कहते हैं। रस युक्त वाक्य ही क्या होता है? काव्य होता है। देखिए अब आगे काव्य के हम भेद बताते हैं। अगर एग्जाम में पूछें आपसे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं काव्य के भेद कितने होते हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों, काव्य के दो भेद होते हैं। पहला श्रव्य काव्य और दूसरा होता है दोस्तों दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य का मतलब होता है ऐसा काव्य जिसका आनंद हम या तो सुनकर या पढ़कर लेते हैं। इस काव्य को हम देखते नहीं हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको कॉपी लेकर आप नोट करते चले, ताकि कुछ चीज़ें देखिए हम बोर्ड पे नहीं लिख पाते तो वो आपको या तो आपकी बुक्स में मिल जाएंगी, या आप जिस भी मटेरियल का यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, अगर परीक्षा बोध का इस्तेमाल करते हैं, परीक्षा अध्ययन का इस्तेमाल करते हैं, प्रश्न बैंक का, या आप भी कुछ पर्सनल आपने नोट्स बनाए होंगे स्कूल के टीचर्स से, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए जल्दी से, श्रव्य काव्य मतलब, श्रव्य मतलब सुनना, तो ऐसा काव्य जिसका आनंद हम या तो सुनकर या पढ़कर लेते हैं, तो श्रव्य काव्य कहते हैं दोस्तों। और दृश्य काव्य में क्या होता है? दृश्य मतलब देखना, तो ऐसा काव्य जिसका आनंद हम देखकर या फिर पढ़कर लेते हैं, देखकर या फिर पढ़कर लेते हैं, तो दृश्य काव्य कहते हैं दोस्तों। अब श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, एक प्रबंध काव्य, दूसरा होता है मुक्तक काव्य। देखिए, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, अब आपको एग्जाम में हो सकता है इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि प्रबंध काव्य सॉरी प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में भेद बताइए दोस्तों। तो प्रबंध काव्य वो काव्य होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को, प्रबंध मतलब क्या होता है दोस्तों? मैनेज करना, है ना। प्रबंध मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट करना। तो देखिए, प्रबंध काव्य मतलब यहाँ पर एक कथा होती है। क्या होती है दोस्तों? एक कथा होती है। तो इसमें एक छंद में पूरी कथा और छंद का पूरा तालमेल व्यवस्थित बना होता है, कि एक छंद है और एक कथा है, तो वो छंद और कथा जो पूरी तरीके से अच्छी तरह से बंधी होती है, उसमें कहाँ पर क्या उपयोग करना है, कहाँ पर क्या उपयोग नहीं करना है, किस छंद को किस तरीके से प्रयोग में लाना है, किस छंद को प्रयोग में नहीं लाना है, कहाँ पर कौन सी मात्राएं लगेगी, कहाँ पर नहीं लगेगी। तो ऐसे दोस्तों अभी हम अपने छंद का टॉपिक लेकर आएंगे, छंद के भेद पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अभी इतना ध्यान रखना है, प्रबंध काव्य में छंद को एक कथा के रूप में अच्छी तरीके से बांध के प्रस्तुत करते हैं, और मुक्तक काव्य में ये कथा से मुक्त होता है। मतलब इसके अंदर जरूरी नहीं कथा हो, इसमें कथा होती है, इसमें कथा नहीं होती है। इसमें जो छंदों को बांध के रखते हैं, इसमें उसको पूरी तरीके से मुक्त रखते हैं, मतलब फ्री रखते हैं दोस्तों। प्रबंध काव्य के तीन भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीत। और मुक्तक काव्य के दो भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक दोस्तों। तो देखिए, ये 3 नंबर का आपका डिफरेंस बन गया। पहला पॉइंट, इसमें कथा होती है, मुक्तक काव्य में कथा नहीं होती है। फिर प्रबंध काव्य में जो छंद की पूरी यति या जोड़ मरोड़ से मिलके ठीक तरीके से बनाई हुई रचना होती है, और मुक्तक काव्य छंद इन सब से मुक्त होता है। तीसरा, प्रबंध काव्य के जो है वो 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीत। मुक्तक काव्य के 2 भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप मन से, कि प्रबंध काव्य का जो उदाहरण है, देखो महाकाव्य का आपने पढ़ा है रामचरितमानस, पंचवटी, और वैसे आप मुक्तक काव्य का उदाहरण आप लिख सकते हैं जो भी आपने पढ़ा हो। देखो उसमें सूरदास के पद आते हैं, मीराबाई के पद आते हैं, कबीरदास के दोहे, रहीम के दोहे, ये सब जो है वो मुक्तक काव्य का ही उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। अब आगे हम इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं होता क्या है। देखिए, महाकाव्य वो काव्य होता है जिसका उद्देश्य जो होता है वो महान होता है, इसका जो नायक होता है वो महान होता है। इसमें कुल मिला के 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं, है ना। खंड काव्य की बात करूं तो खंड काव्य जो होता है उसमें क्या होता है, नायक के जीवन के किसी एक खंड का वर्णन करते हैं, इसे खंड काव्य कहते हैं। इसमें एक सर्ग होता है दोस्तों, अनेक सर्ग नहीं होते, सिर्फ एक सर्ग होता है, ठीक है। और खंड काव्य में आप लिख सकते हैं कि कोई भी उदाहरण इसका, आप सुदामा चरित लिख दें, महाकाव्य में आप रामचरितमानस लिख दें, ठीक है। तो ये आपके 3-3 पॉइंट इनके ही बन जाएंगे। एग्जाम में आपको हो सकता है कि वो महाकाव्य और खंड काव्य का आपसे अंतर पूछ ले,
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, महाकाव्य का नायक महान होता है, खंड काव्य का नायक महान होना अनिवार्य नहीं होता। महाकाव्य में 8 या अधिक सर्ग होते हैं, खंड काव्य में 1 ही सर्ग होता है, ठीक है। 2 पॉइंट ये हो गए। महाकाव्य का उदाहरण दे सकते हो रामचरितमानस, खंड काव्य का आप सुदामाचरित या फिर पंचवटी दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपके ये महाकाव्य और खंड काव्य के हो जाते हैं। और भी कोई डिफरेंस चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं आपको सारे डिफरेंस सेंड कर दूंगा। आप मुझे अगली वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए। इसमें तीसरा प्रकार है आख्यानक गीत। अब ये आख्यानक गीत होता क्या दोस्तों, तो आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, इसलिए मैं आपके लिए परिभाषा लेकर आऊँ। देखिए यहाँ पे, ऐसी पदबद्ध रचना, पदबद्ध मतलब इसमें कविताएं या दोहे या ऐसे पदबद्ध रचनाएं जिसमें एक लघु कथा होती है। लघु मतलब छोटा। देखो आख्यानक का मतलब ही होता है लघु कथा या छोटी कहानी, जिसे हम हिंदी में लिखते हैं ना, गद्य खंड में कहानी लिखते हैं, है ना। वैसे ही अगर उसी कहानी को अगर हम गद्य खंड की जगह पद्य में लिख दें, पदबद्ध कर दें, तो वो बन जाती है हमारी आख्यानक गीत। और ध्यान रखिएगा, इनमें छंद उपयोग होते हैं, उनमें गेयता होती है। गेयता मतलब उन्हें गाया जाता है, ठीक है। आख्यानक गीत मतलब ये एक पद्यबद्ध रचना है जिसमें लघु कथा होती है, मतलब एक कथा होती छोटी सी, और इसे छंदों में गाया जाता है दोस्तों। इसके उदाहरण झांसी की रानी, जैसे आपने सुना होगा ना, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसको गा सकते हैं तो आख्यानक गीत है ये। और रंग में भंग इसका उदाहरण है दोस्तों। आइए हम आगे देखते हैं। मुक्तक काव्य के जो हम वेद पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको है पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक क्या होता है दोस्तों, देखिए, एक अनुभूति, भाव या कल्पना स्थिर होती है। मतलब पाठ्य मुक्तक में क्या होता है, या कोई एक अनुभूति भाव होता है या फिर कोई कल्पना होती है जो स्थिर होती है, फिक्स्ड होती है। आपने कोई भाव जितना जागृत करी जो आपके मन में स्थिर हो गई, या कोई कल्पना की आपने जो आपके माइंड में वैसी की वैसी बैठ गई है, इसे स्वर के साथ पढ़ा जा सकता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर क्या होता है। पाठ्य मुक्तक को हम स्वर के साथ पढ़ सकते हैं, गेय मुक्तक को हम गा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पाठ्य मुक्तक का उदाहरण कबीर के दोहे, रहीम के दोहे। और गेय मुक्तक का उदाहरण क्या है कि इसमें देखो, पहले इसमें भाव और संगीत की प्रधानता होती है, इसे गाया जाता है। इसके उदाहरण सूरदास और मीराबाई के गीत। सूरदास और मीराबाई के गीत। देखिए थोड़ा मीराबाई, थोड़ा सा उसको सही कर देता हूँ थोड़ा सा। मीराबाई जो होता है दोस्तों, वो ऐसा होता है मीराबाई, ठीक है। तो ये होता है हमारा सूरदास और मीराबाई के गीत, क्योंकि हम इनको गा के प्रकट करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि श्रव्य काव्य था, इसके 2 भेद थे, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के 3 भेद, मुक्तक काव्य के 2 भेद। अब हम पढ़ते हैं दृश्य काव्य। दृश्य काव्य के अंदर दोस्तों 3 भेद होते हैं नॉर्मली, नाटक, एकांकी और गीति नाट्य, ठीक है। नाटक एकांकी हम जानते हैं क्या होता है। नाटक जो होता है उसमें क्या होता है दोस्तों कि इसको मंच पे प्रकट करते हैं हम। एकांकी उस पूरे नाटक का बस एक अंक होता है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में सिर्फ एक अंक होता है दोस्तों। नाटक में पात्र भी अधिक होते हैं, एकांकी में पात्र कम होते हैं। नाटक में संवाद भी बड़ा होता है, एकांकी में संवाद भी कम होता है। नाटक का क्षेत्र बड़ा होता है, एकांकी का क्षेत्र छोटा होता है। ये आप इसके अंतर में भी लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। आप जो मैंने बताया है इनको आप मेरी बातों को अगर कॉपी में नोट करते चलेंगे तो एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, आपसे डायरेक्ट पूछेंगे काव्य के भेद कितने होते हैं, या फिर श्रव्य काव्य के भेद कितने होते हैं, प्रबंध काव्य में कितने भेद पाए जाते हैं, मुक्तक काव्य में कितने भेद होते हैं। आपको 3 नंबर में भी इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या तो आपको महाकाव्य खंड काव्य में अंतर पूछ सकता है, या महाकाव्य की विशेषता पूछ सकता है, खंड काव्य की विशेषता पूछ सकता है। आख्यानक गीत क्या होता है बता दिया मैंने, इनकी रचना बता दी, आपको ये भी पूछ सकते हैं पेपर में। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर जो मैंने बता दिया। पहला पॉइंट है, यह अनुभूति भाव या कल्पना स्थिर होती है और इसमें भाव और संगीत के रूप में प्रधानता होती है। पहला पॉइंट ये हो गया। इसे स्वर से पढ़ा जाता है, इसे स्वर से गाया जाता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट, कबीर और रहीम के दोहे, इसके उदाहरण है उसमें सूरदास और मीराबाई के गीत होते हैं दोस्तों। किसके होते हैं दोस्तों? सूरदास और मीराबाई के। अब देखिए दृश्य काव्य में हमारे पास 3 है, नाटक और एकांकी। इसमें आपको बताया मैंने, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक ही अंक होता है। नाटक जो होता है उसमें पात्र अधिक होते हैं, एकांकी में पात्र कम होते हैं। नाटक का क्षेत्र बड़ा होता है, एकांकी का क्षेत्र जो है छोटा होता है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। आप इनके एक उदाहरण याद कर लीजिएगा जो आपकी किताब में ही हो, ताकि आपको एक पार्ट का एक्स्ट्रा याद ना करना पड़े। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आपके लिए, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपके लिए मिलूंगा अगले वीडियो में जिसमें हम रस को लेकर आएंगे। चलो ठीक है, बाय। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी डाउट होता है, क्यूरी होती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।